उर्दू इन्फॉर्मर की यूट्यूब नशरियात में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में हैरान कुन मुजाहरा किया है और अपनी तारीख की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। और ये जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसके पार्लियामेंट में तीसरे नंबर पर रुकन पार्लियामेंट होंगे। समाजवादी पार्टी की इस जीत के पीछे कई तरह की मुहिम थी। अखिलेश यादव ने एक फार्मूला बनाया था, पीडीए। और क्योंकि ये लड़ाई इतनी बड़ी थी कि इसको सिर्फ सियासी महाज पे जीता नहीं जा सकता था, इसलिए अखिलेश यादव ने एक समाजी महाज भी बनाया, एक समाजी मोर्चा भी बनाया, जिसको पीडीए का नाम दिया गया। और ये मुसलसल मतलब जो उनकी एक सियासी मुहिम थी, उसके पैरेलल ये एक समाजी मुहिम चल रही थी, जिसकी बदौलत जो ओबीसी तबका था और जो माइनॉरिटी तबका था, वो समाजवादी पार्टी के साथ कंसोलिडेट किया, पार्टी मजबूत हुई। और इसके पीछे पूरे यूपी में एक ये समझ लीजिए कि पीडीए वॉलंटियर या पीडीए वॉरियर की तरह कुछ लोग काम कर रहे थे, जो सीन में तो कहीं नहीं थे, वो ज़मीन पर अ, खुफिया तौर पे कह लें कि वो काम कर रहे थे। बाराबंकी में जो पीडीए की रहनुमाई कर रहे थे, वो ज्ञान यादव साहब थे। बाराबंकी में तकरीबन 1 साल से उन्होंने पीडीए, जब से अखिलेश यादव ने फार्मूला दिया उसके बाद से वो लगातार जो अखिलेश यादव की हिदायत की जो निर्देश थे, उन पे अमल कर रहे थे। पूरी बाराबंकी में वो समाजी तहरीक चलाए हुए थे। उनसे जानेंगे कि ये जो पीडीए की मुहिम थी, किस तरीके से उसने समाजवादी पार्टी को बूस्टअप किया। ज्ञान भाई, क्या था पीडीएफ? क्योंकि आप लोगों ने ज़मीन पे काम किया है। आम लोगों का ये मानना था सिर्फ ये एक पीडीए फार्मूला है जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, लेकिन आपके हिसाब से ये क्या थी, पूरा डिटेल में बताएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब पिछले वर्ष पीडीए फार्मूले की घोषणा की, तो उस समय से लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये पीडीए क्या बला है। दरअसल पीडीए हम लोगों के बीच से बना हुआ है। जो हमारा 80% समाज है वो पीडीए है। दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, मुस्लिम भाई हैं और अगड़े समाज के जो वंचित लोग हैं वो भी पीडीए। तो पीडीए हमारा 80% से बना है और यही समाज की जान है। और उसी समाज के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लड़ाई लड़ने का इरादा किया। और जिस दिन से उन्होंने पीडीए का संकल्प सबको बताया, हम लोग जैसे छोटे छोटे स्तर पे जिलों पे कार्यकर्ताओं को मैसेज आया, उनका निर्देश हुआ, तो हम लोग गांव गांव, खेतों में बैठ के, गांव में जाके, कस्बों में जाके, चौपालों में जाके, पूरा निरंतर जाड़ा गर्मी बरसात पूरे वर्ष हम लोगों ने ये पूरा पीडीए के बारे में लोगों को बताया। और ये लड़ाई कैसे जीती जा सकती है, क्योंकि पिछले 2-3-4 चुनावों से भारी निराशा थी। कोई कहता था सरकारी तंत्र बहुत हावी हो जा रहा है, कोई कहता था कि अन्य मशीनरी संगठन के स्तर पे हम कमजोर रह जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को, उन निराशाओं को हटाने के लिए एकजुटता बहुत जरूरी थी। और जब पीडीए पूरा एक उसकी अवधारणा सामने आई, तो हमारी उम्मीदों को पंख लग गए और हम लोगों ने बहुत सोची समझी नीति से, और कहिए तो रणनीति से ऐसा किया। और ये हमारी मूल समाजवादी पार्टी के गठन के समय से श्रद्धेय नेताजी ने भी पीडीए को ही लेके ये समाजवादी पार्टी गठन किया था। वो उसका नाम समझ लीजिए नामांकन अब हुआ है, लेकिन उस जड़ में और उसकी बुनियाद में पीडीए ही हमेशा रहा। तो इस नाते हम लोगों ने पीडीए का प्रचार किया और जनता ने उसको स्वागत किया और एक बहुत बड़ी जीत का सेहरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सर बांधा, उनमें भरोसा जताया और हमारी समाजवादी पार्टी को इस दुनिया, इस भारत देश की, इस इंडिया की, मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बना के उसको तोहफे में उन्हें दिया है। और अब उसी चुनौती को स्वीकार करके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन विपक्ष की भूमिका में है और हम अपनों की आवाज बहुत मजबूती से, बड़ी बुलंदी से उठाने का काम लोकसभा में करेंगे। पीडीए के तहत क्या आप लोग करते थे ज़मीन पे? और इस दौरान तकरीबन 1 साल के दौरान आप लोगों ने कितनी मीटिंग, किस तरीके से पूरी एक जो संरचना आप लोगों ने इसकी तैयार की, उसको ज़रा बताएं।
बाराबंकी जनपद में लोकसभा की 5 सीटें हैं, लेकिन हम लोगों ने विधानसभा की सभी 6 सीटों पे काम किया, जिसमें सबसे पहले सदर बाराबंकी विधानसभा, फिर कुर्सी विधानसभा, जैतपुर विधानसभा जहां मेरा घर है, बगल में हमारे हैदरगढ़ विधानसभा और अयोध्या लोकसभा की एक सीट है दरियाबाद। तो उसमें मुख्य रूप से हम लोग ये करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई ऐसी चीजों की, किसानों से जुड़े भी महंगाई, खाद महंगी हो गई, खाद में कटौती हो जाती थी, स्टूडेंट्स जो प्रतियोगिता परीक्षाएं देते थे उनके पता नहीं कितने पर्चे लीक हो गए, इंटरनेशनल मीडिया में ये बात थी। तो ऐसे मुद्दे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए थे, उन मुद्दों से उन मुद्दों के बारे में हमारा पीडीए किस तरह से आपकी आवाज बुलंद कर सकता है, आपकी लड़ाई बराबरी पर ला सकता है, ऐसी बातें हम लोगों ने जनता में रखी और सबको पोलाइटली इस बात को समझाने की कोशिश की कि आप अपनी आवाज और अपनी मांगे कैसे मनवा सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि आज आपका बच्चा जब विद्यालय में पढ़ने जाता है, अगर सरकारी विद्यालय में या प्राइवेट विद्यालय, सरकारी विद्यालय तो अव्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा नमूना है, और जो प्राइवेट में आप एडमिशन कराते हो तो एक इतनी ज्यादा फीस है, और वो फीस इसलिए है क्योंकि सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो शिक्षा में महंगाई को बढ़ावा दे रही है। तो इस नाते भी आम आदमी वहाँ महंगाई झेले, फिर रोज पेट्रोल के दाम रोज रेगुलेट होते थे, कभी 25 पैसा बढ़ जाए पता नहीं चलती थी, पहले सरकारों में 50 पैसा बढ़ जाए तो मीडिया में आग लग जाती थी। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा मैनिपुलेट किया कि वो गड़बड़ भी कर रहे थे और हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा था और हम तकलीफ में भी थे। तो उन्हीं सब चीजों को संविधान संविधान के बारे में सुनने में आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दावे किए कि हम संविधान बदल देंगे। तो हम लोगों को संविधान की रक्षा करनी थी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान जो लिखा था और बनाया था उसमें बराबरी की बात की थी, समानता की बात की थी। तो अगर इस समय हम लोग न जगते तो हमें लगता है भारत देश का आखिरी चुनाव होने जा रहा है। इसलिए हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे बहुत गहराई में और बहुत नीचे के स्तर से हम लोगों ने काम किया, जड़ों से, और उसका एक सुखद परिणाम हमारे सामने आया कि हम लोग एकजुट हैं। अच्छा, किस तरीके से लोगों का माइंड आप लोगों ने बदला? प्रचार सामग्री थी या डोर टू डोर कांटेक्ट था या ओरल कांटेक्ट था? क्या-क्या चीज़ें इसमें शामिल थी? डोर टू डोर कांटेक्ट बिल्कुल था। प्रचार सामग्री तो हमारे पास जनता की परेशानियां ही हमारी प्रचार सामग्री थी, क्योंकि उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा लगभग रोज ही हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से या पार्टी के फोरम के माध्यम से तमाम जगहों से सूचनाएं मिलती रहती थी और अपडेट्स आते रहते थे। और उसमें हमारे सभी, जैसे आप अल्पसंख्यक सभा ले लीजिए, आप छात्र सभा ले लीजिए, आप युवजन सभा ले लीजिए, महिला सभा, अन्य जितने भी संगठन थे हमारे, तो सभी लोगों ने एक टीम वर्क किया और सभी लोगों के सहयोग से, और इन जो जो सबकी समस्याएं थी, सबके विचार थे, उनको समाहित किया गया। और मैंने निजी तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुछ रिक्वेस्ट करी थी कि हम लोग विधानसभा स्तर पे पीडीए के कार्यक्रम करें, तो उन्होंने इस बात को समझा था और उसको तुरंत एक्सेप्ट करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपाल कश्यप जी के निर्देश के नेतृत्व में पीडीए के कई जगह कार्यक्रम हुए और पूरे प्रदेश में हर स्तर पे हम लोगों ने स्वयं कई सभाएं की और पीडीए की बहुत सफल सभाएं रही। उसमें उत्साह देख के बनता था कि अब कुछ परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि लोगों ने अपनी समस्या और उसको कैसे खत्म किया जाए समझ लिया था। तो इस नाते एक बहुत सफल जो मुहिम रही। संपर्क हुआ वो जी, सफल है। बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा था और हम लोग ग्राउंड पे थे, इसीलिए कुछ भी कोई बोल रहा था कि मंदिर मस्जिद या पाकिस्तान या कुछ भी ऐसा, वो हम समझ रहे थे कि जनता ने एग्जैक्टली सब समझ लिया है और वो क्या करने जा रही है ये भी क्लियर था। तो हम लोग आश्वस्त थे, एग्जिट पोल वगैरह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने पहले भी अपने लेवल पे और सबसे जो हमसे जानकारी मांगता था तो मैं बता देता था कि हम 35+ जा रहे हैं, और हम 40+ भी जाते कुछ जगह, कुछ मतगणना में या कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं उसकी वजह से हुआ, और ना हम 40 होते। और हमारे गठबंधन को तो वैसे भी 43 सीटें हैं, हम लोग नंबर 1 पे हैं उत्तर प्रदेश। अच्छा, जो पिछला 10 साल है जब से मोदी हुकूमत 2014 में आई,
उसके बाद से ओबीसी जो तबका था, जो ओबीसी समाज था, उसमें बड़ा समाजवादी पार्टी के हक में पहले था, लेकिन वो जब से आए उसमें फूट डाला। तो किस तरीके से, कितना बड़ा चैलेंज, क्या-क्या चैलेंज आप लोगों को सामने आए इस पीडीए मुहिम के दौरान? उस जो और जो मतलब ओबीसी जो पूरा तबका था उसको अपनी तरफ लाने में? मैंने आपसे बताया कि श्रद्धेय नेताजी के समय से ही पीडीए के जितने भी समाज के लोग थे हाँ, वो लेकिन वो सभी 10 साल में कहीं बिखरा। वो इसलिए बिखरा क्योंकि जुमले और झूठ, आप किसी भी जगह जाओ, आप घर में ही ले लो, आप झूठ बोल दोगे तो थोड़ी देर के लिए लोग आपकी बातों में आ जाएंगे, लेकिन जब उसको जमीन पे उतारना होता है, आप कह दो कि हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं। 10 सालों में इन्होंने दिया क्या? पिछड़े समाज, दलित समाज के नेताओं को स्टूल देने के अलावा, हम आप तो कुर्सी पे बैठे, उन्हें स्टूल देने के अलावा कुछ नहीं किया। सिर्फ सिर्फ लॉलीपॉप देने के काम नहीं, किया। हमारा सवाल ये है कि क्या कुछ चैलेंजेस थे आप लोग के सामने पेश आए जब आप लोग देखिए बाहर चैलेंज, उतरे जमीन हाँ, पे? चैलेंजेस थे, चैलेंजेस थे। अगर इस समय जनता न जागती तो चैलेंज ये था कि हमारा देश का संविधान खतरे में था, चुनाव प्रक्रिया खतरे में थी, जिस प्रकार से धीरे धीरे कैप्चर हो रहा था सब, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जब संविधान ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे व्यवस्था में रह के? तो इन ऐसे चैलेंज को हम लोगों ने सर माथे लिया और जनता ने बहुत सहयोग दिया और अपने नहीं, आशीर्वाद जब से वो उतरे आप लोग जमीन पे, तो क्या कहीं जब लोगों को, दीगर समाज के बीच में जब डिफरेंट जो मतलब वो नॉन हो यादव छोड़ के जब आप लोग उतरे, तो और जो जातियां थी, क्या कहीं आप लोगों को रिजेक्ट किया या बातचीत नहीं की, इस टाइप के भी मामले देखिए सामने आए? राजनीति में हमेशा डिस्कशन और विचार विमर्श होता है। अगर आप गांव गांव घूमोगे तो आपको सबके विचार सुनने भी पड़ेंगे और आप अपने विचार बताओगे भी। तो जब लोगों ने सवाल खड़ा किया कि आप कैसे इतनी बड़ी ताकत से लड़ोगे, क्योंकि वो तो लगातार जीत रहे हैं, तो हमने कहा ये हमारी नहीं है, आप जब आओगे, आप जब समझोगे तो आप हम लड़ पाएंगे। तो उनको बताया गया कि आपके साथ होता क्या, आजकल होता क्या, मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म हो गई है, तो लोग परेशानी उठा लेते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन आगे भविष्य कैसा हो, क्योंकि नौजवानों का भविष्य सरकारों से जुड़ा होता है, अगर रोजगार नहीं है तो भविष्य अंधकार में होता है। और जो अग्निवीर का मुद्दा था, 4 साल की नौकरी, उसके बाद कई जगहों पे तो देखने में आया कि शादियां नहीं हो रही नौजवानों की, और 4 साल की नौकरी करने के बाद लगभग 70-75% लोग घर में बैठ जाएं तो आगे लाइफस्टाइल मेंटेन करने में और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में दिक्कतें आती थी। रोजगार नहीं था, 2 करोड़ रोजगार बताए गए और दसियों लाख भी कोई नौकरी नहीं मिली। किसी किसी न किसी को नौकरी मिलती तो पता चलता। तो और सारी नौकरियां संविदा पे की करती, संविदा से भी बचा तो उन्होंने एजेंसीज को दे दिया। तो ये हायरिंग इस तरह से होने लगी कि ये समझ में नहीं आ रहा था। और ये जब हम लोगों ने बात करी तो नौजवान भी साथ में आया, महिलाएं भी साथ में आई, क्योंकि महिलाओं की भी इतनी समस्याएं हैं, जो घर का अर्थशास्त्र और गृह विभाग वही चलाती है। तो कहीं ना कहीं से उनको भी समझ में आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है वो बहुत सही है, और लोगों ने इसको स्वीकार किया। अच्छा, आप लोगों की जो लड़ाई थी वो समाजी स्तर पे थी, पीडीए समाजी फार्मूला था। जब चुनाव घोषित हुआ, यानी कि जब सियासी लड़ाई चालू हुई, राजनीतिक लड़ाई चालू हुई, उस दौरान आप लोगों की क्या भूमिका थी? देखिए राजनीतिक लड़ाई राजनीति तक होती, व्यक्तिगत कभी नहीं होती, और हम लोगों ने बड़े स्वस्थ माहौल में चुनाव लड़ा। हाँ, जहर घोलने का काम सत्ताधारी दल द्वारा बार बार किया जाता रहा, और बड़े ही निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग हमारे बड़े ऊंचे ओहदे पे बैठे लोगों ने किया। लेकिन हम लोगों ने उसको उससे अपना ध्यान नहीं भटकाने दिया और ना उनकी भाषा में जवाब दिया, क्योंकि हम लोग ऐसी भाषा के लिए जाने भी नहीं जाते हैं। और राजनीति में चुनाव हमारे लिए चुनाव जीतने का ही विषय नहीं था, हमको जनता का दिल भी जीतना था। ओबीसी तबके को काफी वर्गलाया उन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान, तो वो क्या कुछ चैलेंज कर रहा था क्या? नहीं नहीं, वो चैलेंज इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उन्होंने 2 कार्यकाल में कुछ किया नहीं। तो इस नाते कोई कोई चैलेंज नहीं था, लोगों को बस हकीकत बतानी थी, और जो तकलीफ में होता है उसको बस आप जरा सा चर्चा करो, उसकी समझ में आता है कि सही गलत क्या है। और समाजवादी पार्टी की जब जब प्रदेश में सरकार रही, या केंद्र में नेताजी मंत्री रहे हों या बाबू प्रसाद वर्मा जी मंत्री रहे हों, जो जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने करी, तो उसका उसकी भी बात हम लोगों ने बताई। और जब प्रदेश में 2012 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो घंटों लग जाता था उपलब्धियां गिनाने में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या क्या नहीं किया। आप गांव में बैठे हैं, कुछ न कुछ उनका दिया, उनकी सरकार का किया।
आपके पास है, तो हम लोगों को बताने में आसान रहता था और क्या हम और आगे कर सकते हैं अगर मौका मिलेगा। तो इस चीज से लोगों को उम्मीद जगी और उन्होंने फिर एक बार विश्वास दिखाया और बड़ी जीत दिलाई। फार्मूला सफल रहा है, आगे क्या मतलब भूमिका होगी आप लोगों की और इस फार्मूले की? हमारे लिए अभी भी चुनाव खत्म नहीं हुआ है। हम बिल्कुल एक प्रक्रिया के तहत उसमें लगे रहेंगे और पीडीए उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 और एक जन जागरण है, सामाजिक जन जागरण है, ये निरंतर चलता रहेगा क्योंकि हमेशा हमारे समाज बहुत पिछड़े हैं, बहुत कमजोर हैं, उन्हें मजबूत करना है, वैचारिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। हम लोग बहुत नीचे के स्तर से काम करते रहेंगे और इस मतलब उसको मजबूत देते रहेंगे, मजबूती देते जो रहेंगे। लोग छूट गए हैं उनको जी, भी। सबको जोड़ते रहेंगे, ये बढ़ता हुआ कारवां है, सबका ध्यान रखा जाएगा। तो ये ज्ञान यादव साहब हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पीडीए का जो फार्मूला था, जो पीडीए की मुहिम थी, उसको उन्होंने ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से नाफिज किया, उसको लागू किया और किस तरीके से उन्होंने मेहनत की। एक पीडीए वॉरियर की तरह या पीडीए वॉलंटियर की तरह उन्होंने करीबन 1 साल से मुसलसल काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाराबंकी में तो इंडिया गठबंधन जीता ही और यूपी में सिर्फ समाजवादी पार्टी की 7 सीटें निकली और इंडिया गठबंधन कुल मिलाकर के 43 सीटों पर जीता। 80 से मतलब 50% से ज़्यादा उसका सीटें हासिल हुई और समाजवादी पार्टी मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो ये फार्मूला कामयाब हुआ है। ज्ञान यादव जी ने यकीन दहानी कराई है कि इस पर अभी वो लगे रहेंगे क्योंकि वो भले ही ना मानते हों, लेकिन अभी बहुत से ओबीसी के ऐसी ज़ातें हैं जो अभी वो इसमें शामिल नहीं हुई हैं, उनको जोड़ना पड़ेगा, वो इसमें लगे रहेंगे, उन्होंने यकीन दहानी कराई है। आप देखते रहिए उर्दू इन्फॉर्मर और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।